अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, भारतीय गाज़बाना इक़दाम पर कल ही पूरी कौम ने यौम इस्तेहसाल मनाया और अपोजिशन ने वज़ारत ख़ारजा में कौमी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। चंद दिन पहले FATF की ब्लैक लिस्ट की लटकती तलवार से बचने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और इसके अंदर दोनों ऐवानों के अंदर हमने देखा कि मुत्तफ़िका तौर पर यह पास किया गया और हुकूमत के लिए लाजिम था। ये अपोजिशन ने मुल्की मुफाद में ये बिल पास कराकर इस लटकती तलवार से बचाव का सामान भी कर दिया। और दूसरी तरफ अब से कुछ देर कबल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स एक्ट 2020 जो है वो जॉइंट सेशन से पास करा लिया गया है। नाजरीन, कौमी असेंबली से मंजूर होने वाले बिल को अपोजिशन ने सेनेट में बगैर तरमीम के मंजूर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज अपोजिशन अपनी दी गई बताया गया है तमाम तरमीम विड्रॉ कर चुकी है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई जिससे बताया गया पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN ने सारी अमेंडमेंट्स विड्रॉ की हैं, लेकिन चंद सेनेटर्स और लेजिस्लेटर्स से बात करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर बिल की शिक 17G में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शहबाज शरीफ साहब बिल की क्लॉज 17G के मुताबिक किसी शख्स की हवालगी पाकिस्तानी और आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो इसे हवाले नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कहीं की गई तो ठीक है, ये कबूल कर लिया है हुकूमत ने कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो हवाले नहीं किया जाएगा किसी भी इंसान को। दिस वाज ऑन द डिमांड ऑफ द ऑपोजिशन और साथ साथ पार्लिमानी ओवरसाइट भी बकौल ऑपोजिशन उनके कहने पे डलवाया गया है। रेसिप्रोसिटी यानी कि हुकूमत इधर यहाँ की पाकिस्तान की जो भी एग्रीमेंट करेगी जिस दूसरे मुल्क के साथ एविडेंस गैदरिंग की, तो रेसिप्रोसिटी को भी जहन में रखा जाएगा। साथ ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि उनके कहने पे सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर 7 मेंबरान ऐड किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है हुकूमत वक्त सिर्फ सेक्रेटरी इंटीरियर को इंक्लूड कर रही थी एक सेंट्रल अथॉरिटी में। वो सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत होगी, जिसके अंदर सारी जिसके पास सारी रिक्वेस्ट आएंगी इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इस सेंट्रल अथॉरिटी में 7 मेंबर्स अब डाल दिए गए हैं, जिसके अंदर प्रोविंशियल होम सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं और सेक्रेटरी लॉ हैं। और अपोजिशन के मुताबिक, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप यही बार बार सुनेंगे आज के हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तमाम तर जो रिकमेंडेशंस हैं, क्लॉजेज हैं, विड्रॉ कर ली। चंद ऐसे हैं अहम नुकात हैं जिनके ऊपर बजिद है अपोजिशन के, उन्हीं ने ये डलवाए हैं। उसके अंदर ये भी कहा गया, क्लॉज 17 डलवाया गया है कि तमाम इनकमिंग रिक्वेस्ट जो हैं उनके लिए क्लॉज 17 डाला गया है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी या ह्यूमन राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकेगा और शहरियों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको पामाल नहीं किया जाएगा, कुछ गलत इस्तेमाल इस कानून का नहीं होगा। बकौल ऑपोजिशन इसको भी यकीनी बनाया है। आपको बताते चले नाज़रीन के कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत गिले शिकवे किए। उनका ये कहना था कि बिल की मंजूरी के दौरान अरकान को बात करने का मौका नहीं दिया गया, बात करने का मौका ना देकर पूरे माहौल को ख़राब कर दिया गया है। स्पीकर की जिम्मेदारी थी कि ऐवान में ऐसा ना हो, अरकान का जो भी मौक़िफ़ था उन्हें सुना जाना चाहिए था और MLA बिल पेश किया गया। इसकी कई शिकें बहुत अहम थी और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहते थे शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है, मगर ये बात नहीं करने दी। लेकिन हुकूमत वक्त का ये कहना है कि 10 से 12 घंटे तवील मुज़ाकरात और नेगोशिएशंस हुई हैं और इन 10 से 12 घंटों के बाद ही ये बिल पास कराया गया है। एक एक नुक्ता देखा गया है और हुकूमत का ये भी कहना है कि आज ऑफिशियली ये 9 साल से पेंडिंग बिल था जो आज पास करा लिया गया है और एक रजीम जो है वो इन प्लेस आ गई है। अब तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है जो उन्होंने तमाम तर वोटर से वायदा किया था कि हम लूटा हुआ चुराया गया पैसा वापस लेकर आएंगे, अब ये यकीनी होगा। इस मुल्क के अंदर लॉन्डर्ड चोरी वाला पैसा वापस लाने का निज़ाम जो है वो इन प्लेस रखा गया है बकौल हुकूमत। अब ये कितनी इसमें सदाकत है हम आपको आज बताएंगे, लेकिन नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के कानूनी माहिरीन की जानिब से बिल का तफसीली जायजा लेने के बाद ही ये मुतअद्दिद तरामीम पर इत्तफाक कर लिया गया आज। और मरकजी अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी दाखिला के साथ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने की भी तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। इसके ऊपर हमने आपको बताया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी कानून और चारों सूबों के होम सेक्रेटरीज जो हैं वो भी शामिल होंगे। सो ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है आज की। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से एक आम आदमी क्या समझे?
वो भी आज आपको समझाते हैं। बेसिकली एग्रीमेंट दो ममालिक के माबैन दरमियान होती है, जिसके तहत वो तमाम तर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इस एफर्ट में कि मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको कर्ब किया जाए। जो चोरी हो रहा हो, पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके पाक किया जा रहा हो, उसके ऊपर जो है दो ममालिक जो हैं वो तमाम तर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट जो है वो कॉमनली जो हम देखते हैं यूज टू फॉर्मली इंटेरोगेट अ सस्पेक्ट। अगर कोई सस्पेक्ट हो, जैसे इस हुकूमत के जहन में तो बहुत से सस्पेक्ट्स हैं, तो पूछेंगे क्या ये कौन कौन से सस्पेक्ट्स के ऊपर ये लागू होगी इन क्रिमिनल केसेस में। एंड ऑल दी सस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स रिजाइड इन अ फॉरेन कंट्री, जैसे कि हुकूमत के नज़दीक सुलेमान शहबाज शरीफ हैं, इसाक डार साहब हैं, एक तगड़ी लिस्ट है हुकूमत के पास। तो बात करेंगे क्या वाकई इसकी ज़रूरत थी कि नहीं। ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं अपोजिशन नैब की तलवार की मुसलसल जद में है, और नैब लाहौर ने प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में 11 अगस्त को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर कल PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म आयद हुई थी, और आज हम देख रहे हैं कि LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर लिया गया है। LNG मामले की शुरुआत जो है वो गुज़िश्ता साल जुलाई से हुई थी। इफ यू रिमेंबर, खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए, 7 माह जेल काटी, मगर 1 साल बाद अभी भी मामला ज़िमनी रेफरेंस का मुतहम्मिल है। इसी तरह शहबाज शरीफ पर रमज़ान शुगर मिल्स केस की शुरुआत नवंबर 2018 में हुई, और आज 20 माह बाद उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। हमजा शहबाज 14 माह से कैद बंद की सोबतों में हैं, और ख्वाजा बरादरान जो हैं वो 15 माह जिंदान खाने में रहने के बाद रिहा हुए। मगर साबित किया क्या गया वो तो आपके सामने ही था जब हमने आपको अदालत का तफसीली फैसला पढ़ के सुनाया। खुर्शीद शाह आमदन से जायद असासजात के इल्जाम में गुज़िश्ता 11 माह से कैद में हैं, मगर ना आमदन का खुरा निकला और ना ही जायद असासजात का। और अब इत्तेहादी जमात के मुनस इलाही और वजीर आजम के बंदा खास उस्मान बुज़दार भी नैब ने तलब कर लिया इन दोनों को। और एक तरफ नैब की ये तलबियां हैं जो हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत नैब के किरदार से मुतमईन नहीं है, और आए रोज खौफनाक किस्म के रिमार्क्स भी आ रहे हैं और जजमेंट्स भी आ रही हैं। सो इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। लेजिस्लेशन वाइज इट्स बीन अ वेरी हैवी डे इंडीड। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुश आमदेद कहेंगे मोहम्मद अख्तर मलिक साहब को, सूबाई वजीर हैं बराए एनर्जी तहरीक इंसाफ। हमारे साथ जमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राना मशहूद अहमद खान साहब डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के, PMLN के सीनियर रहनुमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस मलिका बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। एक तो मुबारक हो कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का आपका बिल जो है वो पास हो गया है। इट्स इंडीड एक बड़ी पेशरफ्त है, मगर अगर आप ये बताएं कि ये आप लोगों का जो मौकफ है कि ये लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाएगा, जो निज़ाम इन प्लेस नहीं था, क्या आपने आज एसेंशियली आप लोग कह रहे हैं कि आपने वो निज़ाम इन प्लेस किया है, एक सिस्टम इन प्लेस किया है विच वाज मिसिंग इन द पास्ट? जी देखिए, मैं थैंक यू। में बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार अपने मंशूर के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम से, अपने बयानिए के अंदर भी वादा किया था कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आएंगे हुकूमत में आने के बाद जिससे पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा यहाँ से लॉन्डर होकर गैर कानूनी तौर पर बाहर गया है उसको वापस लाने का कोई निज़ाम हो। पहली बात तो ये। और लेकिन जब हम हुकूमत में आए हमने देखा कि वो जो निज़ाम था, वो जो लीगल मैकेनिज्म था वो मिसिंग था, और उसको इफेक्टिव करने के लिए एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक बिल था, एक बाहमी कानूनी मदद, मुशावरत, मावनत का एक बिल था जो 9 साल से ज़ेरे इल्तवा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर। हमने आकर उस बिल को दोबारा रिवाइव किया, उसके ऊपर पिछले 2 साल से काम हो रहा था, और आज वो बिल कंसेंसस से पार्लियामान के जॉइंट हाउस से सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान पार्लियामेंट ने उसे पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो है उन्होंने भी इस बिल के अंदर अपना हिस्सा मलिका डाला। साहिबा, ये तो फैटिफ की रिकमेंडेशन नंबर 37 के तहत आपने काम किया है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही पार्टी है टू मल्टीलैटरल कन्वेंशन, जिसको बड़े आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्राडिशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किसी भी करप्शन केस के अंदर।
जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC है, हम उसके भी सिग्नेटरी हैं. सो इट हैज ऑल्सो, हम लोगों ने तो वी हैव साइंड एंड रैटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम. तो इसकी जरूरत क्या थी? देखिए मेहर, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि स्टैटस की जो रिकमेंडेशन नंबर 37 है, जिसकी डेडलाइन 6 अगस्त को ही पूरी हो रही थी, उसकी एक रिपोर्ट हमने मुरतब करके पेश करनी थी, जिस रिपोर्ट की बेसिस पे स्टैटस की जो हाई लेवल बॉडी उसने फैसला करना था कि क्या हम अपनी ग्रे लिस्ट में रहेंगे या उससे बाहर आएंगे. उस रिपोर्ट की पेशकश के लिए ये जो बिल है, सो बेसिकली ये पैसा वापस लाने के लिए नहीं किया ना, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकली हमने ये किया है. जी बिल्कुल, दो है. एक तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है और जो उसके मनी वापस लाने का जो निजाम था वो मिसिंग था, एक बात तो वो. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये की जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी, ये सबसे अहम था. Absolutely. So I do understand the FATF requirement, क्योंकि हमारे पास तो एक ही bilateral mutual legal assistance है ना पाकिस्तान की, and that's namely with Kazakhstan. And so फिर हम साथ देख रहे हैं कि हमें मजीद जो है ट्रीटीज और ट्रीटीज की जरूरत नहीं है फॉर MLA एंड एक्सट्रेडिशन. नैब भी लिएज करता है डायरेक्टली फॉरेन काउंटर पार्ट से अपने on MLA matters. So the NAB does not communicate with foreign authorities in extradition cases. लेकिन सारी communication is through the Ministry of Interior या Foreign Affairs. Corruption cases में overseas wing जो NAB का है, it's a de facto central authority. So this is not necessarily पैसे वापस लाने के लिए. This is a FATF की requirement. देखिए मैं, लेकिन एक ऐसे निजाम की जरूरत थी, क्योंकि देखिए ट्रांसनेशनल क्राइम तो बढ़ गया है और कंट्रीज जब तक आपस में अब दोनों रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के ऊपर आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगी, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी, तो कभी भी जो क्राइम एक या दूसरे मुल्क में हो रहा है दोनों कंट्रीज के माबैन, उसका आप इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कर नहीं सकते. तो इसकी अशद जरूरत. मगर मलिका साहबा, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 के तहत तो पाकिस्तान जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकता है टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एलिगेशन, और इट हैज डन सो. हमने देखा है ये माजी के अंदर स्विस अथॉरिटीज केस में 1997 में फॉर अकाउंट्स एलिजिडली होल्डिंग किकबैक्स एंड ब्राइब मनी. फॉर्मर अल्लाह जन्नत नसीब करे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर. सो दिस हैज हैपेंड. हमारे पास तो है निजाम. मैं थोड़ी सी वजाहत पेश कर दूं कि देखें, बिल्कुल आपके नैब के कानून के अंदर भी आपका जो आमला का लॉ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है, उसके अंदर एक जेनेरिक तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो शिक है वो मौजूद है, हम इसका एतराफ करते हैं. लेकिन एक स्पेशल लॉ, एक ऐसा लॉ मुरतब नहीं किया गया था जिसके अंदर सेंट्रल अथॉरिटी, और ये बहुत अहम एक कानूनी पॉइंट है, एक सेंट्रल अथॉरिटी तश्कील दी जाए जो इस मुल्क के अंदर हो, हमारे मुल्क के अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आएगी, जहां इंफॉर्मेशन आए और जहां से रिक्वेस्ट जाए. और ये एक तो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और जो आलमी कवानीन है मनी लॉन्ड्रिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, उसके अंदर भी सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट थी. तो जेनेरिक प्रोविजन होना ठीक है, लेकिन एक स्पेशल कानून की जरूरत. मलिका साहबा, मैं तो लीगली समझना चाहती हूँ, ओवरलैप हो रहा है ये तो. जी हम कह रहे हैं ना कि देखिए, हमने इसके अंदर क्या कहा है कि जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी, जहां जहां टेररिस्ट फाइनेंसिंग होगी, जहां जहां प्रेडिकेट ऑफेंसेस साथ साथ होंगी, उनके लिए आप इस लॉ के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि सबसे बुनियादी पॉइंट सेंट्रल अथॉरिटी का कयाम है. जब तक आपके पास वो नहीं होती, आपको डिफरेंट ममालिक कहते हैं कि आपके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है. ओके, क्विकली लास्ट क्वेश्चन मलिका साहबा, SECP FIA वगैरह भी यही काम करते हैं, उनकी सेंट्रल अथॉरिटी कहाँ जाएगी एंड वेयर डू दे स्टैंड? देखिए, अब जो भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आ जाएगा इस कानून के तहत, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर जो 3 सेक्रेटरीज हैं इंपॉर्टेंट डिविजन के, लॉ, फॉरेन अफेयर्स और इंटीरियर, वो भी बैठेंगे कमेटी के अंदर, और होम सेक्रेटरी. वो तो मैं समझ गई, ठीक है, मगर नैब पैरेलल काम करता रहेगा अपना. देखिए नहीं, इसके थ्रू ही अब सारा जो मैकेनिज्म है वो जाएगा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का. अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हुआ और प्रेडिकेट ऑफेंसेस के लिए, तो वो यहाँ से जाएगा. सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर फॉर इंस्टेंस नवाज शरीफ के केस में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हमने देखी, JIT ने बड़ी भेजी बाहर, तो उस केस में अगर होता तो ये फिर नैब के थ्रू ना जाता ये सारा काम, ये इसी अथॉरिटी के थ्रू जाएगा. नैब इस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करेगी और ये अथॉरिटी आगे खत लिखेगी.
बुनियादी बात तो ये है कि इस अथॉरिटी को यूटिलाइज किया जाएगा, जो भी हमारी दो कंट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मरहला होगा उसके लिए इसी अथॉरिटी को यूज करने का मकसद है, और यही वो बॉडी होगी, यही वो अथॉरिटी होगी जो इस सिस्टम को आगे बढ़ा एंड लास्टली, जब तक मुआहिदा नहीं होगा ये अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, एम आई राइट? यू नीड टू साइन अ बायलैटरल एग्रीमेंट की उसमें शिफ्ट डाली है, उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि एग्रीमेंट मींस कोई भी MOU, कोई भी अगर ट्रीटी के तहत आपकी किसी कंट्री से अरेंजमेंट है, कोई भी अरेंजमेंट हो, उसकी शक्ल MOU हो, अग्रीमेंट हो या कोई भी ट्रीटी हो, तो आप ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मांग भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के ऊपर ये ऑपरेट करेगा दोनों कंट्रीज के माबैन। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ वहाँ उसको साइन करेंगे और फिर इस अमल को हम और आगे यूके के बढ़ाएंगे। साथ होगी? अब ये मैं नहीं बता सकती, बिकॉज ये तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हमारे वहाँ तो इस्तेमाल करेंगे। हमें तो एक खसूसी मोहब्बत है यूके से ना, हमारी तो सारी पॉलिसियां भी उधर बनती हैं, जाके बैठते भी सब उधर ही हैं। अब स्पेसिफिक्स ऑफ द केस तो मैं डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कजाकिस्तान के साथ MLA रखने के अंदर कौन सी फंकारी है? फिर जाके ट्रीटी साइन करनी है तो यूके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहिबा, इट वाज अ प्लेजर इंडीड। सर, इफ यू अलाउ मी, लेट मी गो क्विकली टू हैदर जमान कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, यू आल्सो अंडरस्टैंड द लॉ, सो ये जिस तरह कहते हैं ना, आर दे ट्राइंग टू मिल्क द प्रोवर्बियल काउ? फैटफ की रिक्वायरमेंट है, मगर साथ साथ ये जरा अपना एहतसाब का बयानिया भी निचोड़ रहे हैं कि अब हमने जो सारे वादे किए थे, देखें हम निजाम ला रहे हैं कि लूटा हुआ पैसा बाहर का वापस अब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा। आई थिंक आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने इंट्रो में और जो आपने कारी साहिबा से अपनी गुफ्तगू और सवालात किए, उनके इस बयानिए की भी नफ़ी कर दी और आपने बिल्कुल एप्टली पॉइंट आउट किया कि ये आइटम 37 है। फैटफ ने 3 जो लास्ट मीटिंग की, उसके अंदर उन्होंने बिसाइड्स अदर एक्शंस उन्होंने 3 की लेजिस्लेशंस की कंप्लायंस मांगी। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल था जो ईद से पहले पास हुआ, आपके सामने है। एक एंटी टेररिज्म एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट मांगी थी और हुकूमत उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रही थी अपना एक हिडन एजेंडा पूरा करने के लिए, जिसको अपोजिशन ने रोकने की कोशिश की। और ये तीसरा फैट के हवाले से जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स अमेंडमेंट बिल है जो आज पास हुआ, और उसमें पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बहुत जोर लगाकर कुछ सेफ गार्ड्स बिल्ट इन किए हैं। अदरवाइज तो सेक्रेटरी इंटीरियर वुड हैव टेकन द एंटायर थिंग फॉर अ राइड। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तो कहते हैं PPP और इंटरनेशनल PMLN ने सारी अमेंडमेंट्स अपनी विड्रॉ कर ली हैं। नहीं, ये इनके कहने से क्या होता है ना, जो बिल पास हुआ है ये सारा डॉक्यूमेंटेड होता है मेहर साहिबा। जो कमेटीज़ में मेंबरान और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अमेंडमेंट्स देती हैं, ये सारा प्रोसेस कोई रात की तारीकी में नहीं होता। एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। हम कमेटी मीटिंग्स ऐसे नहीं चलाते जिस तरह इस मुल्क की काबीना चलती हैं, जहाँ समरीज आती भी नहीं है और ECC इलीगली पास कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। चलिए, मुझे एक्चुअली हैदर जमान कुरैशी साहब, आपने मैं 2-3 जस्ट अ सेकंड क्विकली, मैं मलिक साहब से जी मैं जी एक जल्दी, प्लीज दो बात मैं एक बात मलिक साहब से पूछ लूं। ये जादू की छड़ी इनके पास एक है, मैं जल्दी से पूछ लूं, फिर आप ही के बाद मैं आगे जाऊंगी राना साहब के पास। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मलिक साहब, ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि जब एक्सटेंशन होती है तो उसके ऊपर ये तमाम तर जो कंडीशंस थी या इनके ऊपर कंडीशनैलिटीज लगाई पीपल्स पार्टी ने, वो रात गए वापस ले लेते हैं? ये कौन सी जादू की छड़ी है कि कल एक लंबी फहरिस्ती सेनेट ने कहा कि भाई हम नहीं कबूल करेंगे जब तक हमारी अमेंडमेंट्स ना डालो, आज सब विड्रॉ कर जाते हैं? देखिए, आज लकीली मैं खुद उस सेशन में था, तो मैंने तो इनको खुद सुना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों को, जो अपनी अमेंडमेंट से विदड्रा कर रहे थे, खड़े होकर बारी बारी जिसने अमेंडमेंट जमा कराई थी सब ने विदड्रा की है। क्या कौन सी जादू की छड़ी जादू है? की छड़ी तो इनसे पूछे ना, इनको क्या मसला हो मुझे गया? आपकी जादू की छड़ी का पता करना है, वो बेचारे तो मस्कीन है, वो तो बेचारे बोलते हैं मैं कहता हूँ कर लेते कि हैं। रात तक तो बिल्कुल ये गरम थे और सुबह सुबह होते ही ये अपना ठंडे हो गए और सब ने विदड्रा कर ली कौन सी चीजें। लस्सी पिलाते हैं जो रात गए ठंडे हो जाते हैं देखें, और सुबह आके सब कुछ विड्रॉ करके आप जिधर कहते हैं दस्तखत कर देते हैं? देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हम जो भी कानून साजी कर रहे हैं इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। पूरा आपका देखें जॉइंट सेशन में सेनेट और कौमी असम्बली के सब सर, अरकान आज ने एक गिला मुतफ़िक़ा तौर किया, पर आज एक बहुत बड़ा गिला किया। आप कहते हैं कौमी मुफाद में करें। कल सेनेटर मुसद्दिक मलिक का, प्रोड्यूसर साहब जरा निकालें उनका क्लिप कल का, राना मशहूद साहब, कल सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने जो बात की वो आज आपके कायद ने भी की है, आपकी जमात के प्रेसिडेंट ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमें पढ़े लिखे बगैर कहा जाता है कि बिल्स को पास कर दें और इन जगहों पे साइन कर दें कौमी मुफाद में।
आज यही बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि बिल की मंजूरी के दौरान अरकान को बात नहीं करने दी जा रही, बात करने का मौका ना देकर पूरे माहौल को खराब किया जा रहा है, और स्पीकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। ये क्यों ऐसा माहौल बनाया जाता है जिधर जो अभी मलिक साहब ने भी ये बात की, जो भी हो रहा है हो तो कौमी मुफाद में रहा है। सर इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, ऑफ कोर्स हमारे लेजिस्लेटर्स हमारे कौमी मुफाद में लेजिस्लेशन और कानून साजी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएमएलएन ने हमेशा मुल्की और कौमी मुफाद को ही देखा है, और इस वजह से जब हमारी जो मीटिंग आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी बड़ा शदीद ये एतराज किया गया था, लेकिन एट दी एंड ये था कि ये जो बिल है ये जरूरत है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, और इस पे जो हुकूमत की शॉर्ट कमिंग्स हैं हमने उसको ना सिर्फ पॉइंट आउट किया, हमने वो जो कमेटीज थी उनके अंदर हमने इसके ऊपर शदीद एहतजाज भी किया कि जो एक टाइम मिलना चाहिए, इतनी सीरियस किस्म की जो लेजिस्लेशन होनी है उसके ऊपर हुकूमत की सीरियसनेस ना वहाँ पर नजर आ रही है। और असेंबली के अंदर असेंबलीज डिबेटिंग फोरम्स होते हैं जहाँ पर बात की जाती है, और बात करने के बाद जो है वो राय बनाई जाती है। तो ये हमारा एक बड़ा वैलिड वहाँ पर एतराज था कि आप सर आप मुझे बताएं कि ये मुझे ये नहीं सर, ये एतराज तो मैंने भी बयान कर दिया ना, मुझे आप बताएं कि मसला क्या है, ये कौन सी लस्सी रात गए आप लोगों को पिलाते हैं कि आप अमेंडमेंट्स पूरी ठंडे हो जाते हैं बकौल इनके, अमेंडमेंट्स वापस ले लेते हैं। फिर सर ये कौन सा दबाव है ऐसा जिधर आपके सेनेटर्स आके और आपके लीडर्स आके ये गिला कर रहे हैं कि हमें पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, हमें बहस भी नहीं करने दी जा रही, हमें कहा है पढ़े बगैर साइन कर दो क्योंकि कौमी मुफाद में है। And I will show you what Musaddiq Malik just said yesterday, and आपके सामने है what शहबाज शरीफ is saying today. बिल्कुल, मैं खुद सुना है सारा कुछ। मैं सिर्फ कह ये रहा हूँ कि पिछले चंद दिनों के अंदर जिस तरह का जो माहौल रहा है और जिसके अंदर जिस तरह इन्होंने हम पर एक ब्लेम गेम भी चलाने की कोशिश की, यहाँ पर मसला जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक तो लिमिटेशन थी टाइम की, ये जो FATF के हवाले से, और इसके ऊपर काफी लंबी बहस हुई, और उसके ऊपर हुआ कि इस बिल की हद तक तो ठीक है कि जो चीजें हमारे साथ इन्होंने बैठकर एग्री कर ली हैं हम उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन आइंदा के लिए अगर इस तरह बुलडोज करने की कोशिश की गई और अगर इस तरह करके लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की गई तो वी विल गिव टफ टाइम। और सर बहुत टफ टाइम, एक वक्फा ले लें, ये बहुत टफ टाइम की धमकियां आप लोग देते हैं, आप लोगों के पल्ले क्या है मुझे बताएं। APC है तो क्या निकलेगा उससे, बहुत टफ टाइम विल यू गिव, यू स्टैंडिंग विद 7 नंबर्स ऑल टुगेदर, और आप रोज धमकी देते हैं कि तहरीक आदम एतमाद ले आएंगे, टफ टाइम देंगे, बहुत टफ टाइम अभी टॉकिंग अबाउट। एक वक्फा ले लूं नाजरीन, ये बिल्कुल उसी के मिजाक है कि जब एटलीस्ट मैं छोटी थी तो लास्ट मिनट में इम्तिहान से पहले मुझे याद आता था मेरे पास नोट्स नहीं है, और रात गए हम लोग गाड़ी भेज के पढ़े लिखे जो दोस्तें थी उनसे नोट्स लेके फोटोकॉपी करते थे, घर लाते थे, और फिर वालदा कहती थी कि खबरदार कोई सवाल पूछा अब रट और जाके पास हो। तो अगर इसी के मज़दाक हमारी असेंबलियों ने चलना है, जो इज्तिमाई दानिश है इस मुल्क की कि पढ़ो लिखो कुछ नहीं तो बस अब साइन करो और आगे चलो, व्हाट्स द पॉइंट? ये कौन सी दानिश है, ये कौन सी अकल लड़ाएंगे फिर एक वक्फे के बाद? स्टे विद अस फॉर न्यूज़ आए। नाज़रीन वापस आने का शुक्रिया। टफ टाइम का जिक्र कर रहे थे राना मशहूद साहब, मगर आपको बताते चले कि टफ टाइम जो है वो अगले चंद दिनों में चंद अशखास के लिए ज़रूर होगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करने का, 11 अगस्त को उनकी तलबी है। वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम है शराब के गैर कानूनी लाइसेंसेस बांटने का, 12 अगस्त को उनकी तलबी है। मुनिस इलाही भी 27 अगस्त को तलब कर लिया गया उनको, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन के चेयरमैन अली खान जदून के खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर ली गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, आपको कल का पता है, और नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। ये सारी तलबियां कितनी संजीदा हैं? क्या नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस है? और ऑपोजिशन का इल्जाम कितना दुरुस्त है? और उसके बाद जब ये टफ टाइम देने का कहते हैं, टफ टाइम से मुराद क्या है? कुरैशी साहब, क्विकली टू यू, ये टफ टाइम क्या है सर? मेरी कुछ इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब तो ये जानते हैं रियलिस्टिकली कि कुछ नहीं निकलेगा इस APC से इन रियल टर्म्स, इन पैल्पेबल टर्म्स, इन आउटकम्स, मगर बिलावल बजिद हैं कि इन हाउस चेंज भी हम कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप सर? मेहर साहब बहुत शुक्रिया। अब आप अगर मुझे इजाज़त दें तो जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे उस पर क्विकली 2 बातें कर दूं। आपने बड़े अहम सवाल उठाए थे, अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहली बात यह है कि आज तक UK के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं हुई, जो आपने बड़ा खूबसूरत से बयान किया है।
म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की भी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होगा और ये काज़ाकिस्तान तक ही रह जाएगा मामला। और तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ नैब लॉ मिनिस्ट्री को लिखती थी, और आपने बिल्कुल 1997 का जो केस का रेफरेंस दिया, जो लॉ मिनिस्ट्री फैसला करती थी और लिखती थी, उस प्रोसेस को फर्दर अब डाइल्यूट कर दिया गया है। जब तो अथॉरिटी बैठेगी, उस अथॉरिटी में कंसिडर होगा, और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जो भी इदारा कर रहा होगा, अब वो डायरेक्टली काउंटर पार्ट स्टेट में वो नहीं लिख सकेगा। पहले थ्रू लॉ मिनिस्ट्री वो रिक्वेस्ट डाल सकता था अंडर द ओल्ड लॉ। तो इस प्रोसेस से सिर्फ एफएटीएफ की तो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, लेकिन वो लूटा हुआ पैसा जो है वो ना पहले आया है और ना दोबारा आएगा। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, ऑपोजिशन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि एक जॉइंट जो है स्टांस लेकर पार्लियामान के अंदर भी और बाहर प्रेशर दे। हमारे इस एफर्ट को ज़ाहिर है कोविड को हमने कंसिडर करते हुए हमने उसको काफ़ी हद तक पाक कर दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे हालात आपके सामने आ रहे हैं और इनकी 2 साल की कारकर्दगी आपके बिल्कुल सामने है। आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल और हर जगह पर हुकूमत किस तरह बुरी तरह डिलीवरी में नाकाम हो रही है, तो आप उसको बेंचमार्क बनाकर अब पब्लिक ओपिनियन भी और पिछले 6-8 माह में कंड्यूसिव हो गई है। और ऑपोजिशन ने पहली चीज़ मैं समझता हूँ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड स्पीकर दोनों एक्सट्रीमली पार्टिजन हो गए हैं, वो बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंस खो चुके हैं। राना साहब, मुझे बताएं ये टफ टाइम में इस लस्सी का कितना काम होगा, क्योंकि सर लस्सी पिलाने वाले तो अभी तक बहुत खुश हैं हुकूमत वक्त से। और राना साहब मुझे एक और बात बताइए, एक तो मरियम बीबी को तो तलब किया ही है, अब अगले दिन ही वजीर आला पंजाब को भी तलब कर लिया है। सो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? तो भी विंडिक्टिव तो ना हुआ नैब? और जिस टफ टाइम का आप जिक्र कर रहे हैं सर, अगर इन हाउस चेंज की बात हुई तो क्या आपको लगता है पीपीपी और पीएमएलएन एक मुत्तफिका उम्मीदवार पे राजी हो सकेंगे जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार पे राजी ना हो सके? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि जो टफ टाइम की जब हम बात करते हैं ना, हमने 2 साल जो पिछले हैं बल्कि 3 साल बड़ा टफ टाइम देखा है, और हमारे लोग जो हैं वो जेलें भी भुगत कर आए, और अदालतों के जो फैसले हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए और बाकी दुनिया के लिए भी आई ओपनर है कि एक झूठे मुकदमात की बुनियाद पर हमारे लोगों को फंसाकर, और वो अब चीज गेम प्लान सामने आ चुका हुआ है कि इस इलेक्शन को जो है मैनेज किया गया था, मैनोवर किया गया था, और हमने 2 साल इंतहाई जब्त का मुजाहरा किया पाकिस्तान की तारीख में। ये ध्यान में रखिएगा, वो इसलिए कि ये लोग तो 4 महीने में सड़कों पर आ गए थे, हमने इनको पूरा टाइम दिया है कि कल ना ये ना कह सकें कि हमें टाइम नहीं दिया गया था, हम अपना डिलीवरेंस के ऊपर हमें जो है एहतजाज और ये सारा। लेकिन आज जब 2 साल कंप्लीट हुए हैं आपको याद होगा कि जब फजलुर रहमान साहब निकले थे तो पीएमएलएन ने ये स्टैंड था हमारा कि हम अपनी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और हमारी तंजीम साजी चल रही है। इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तंजीमें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, इस वक्त हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं, और वो जो हमने जो अपना मूवमेंट करनी है उसके लिए जो मैन पावर चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, उसके ऊपर हम तैयार बैठे हुए हैं। और अब हम सर आपके तो डीएनए में ही नहीं है एहतजाज करना, आपका तो लीडर आता है, आप लोग माल रोड से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। सो आपने किस चीज की तैयारी कर ली है? अल्लाह अल्लाह करके तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमें एपीसी की सामने नजर आए, वरना तो साद रफीक साहब कह चुके थे कि मौलाना साहब करेंगे हमारी राबरी और हम पीछे होंगे। खैर से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, डॉक्टर्स ने उनको इंतहाई एहतियात का कहा हुआ है, और ये शहबाज शरीफ का फैसला नहीं होता, ये भी आपको बता दूं। जब हम सारे बैठते हैं तो वहां पर डॉक्टर सदारत छोड़ के फिर शाहिद का खान अब्बासी को दे दें कर रहे हैं। हमने तो आगे लोगों को आगे हमने दिए हुए इख्तियारात के, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो ये साहब रिप्रेजेंट करेंगे, ये साहब नहीं होंगे तो दूसरे साहब रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी के अंदर ये कल्चर है, और जब आज शहबाज शरीफ साहब जो है ये फैसला वो तो बड़ी दफा कह चुके हैं। राना साहब मैं मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ये बताइए क्योंकि आपका एक सियासी आपकी बसीरत भी बड़ी जबरदस्त है, मुझे बताएं कि ये इन हाउस चेंज मुमकिनात में से है आपके नजदीक? इन हाउस चेंज मैं अगर जाती तौर पे पूछे ना, हमारे डिस्कशंस भी हुई हैं, हम और मेरे कई दोस्त इसकी फेवर में नहीं है कि इन हाउस चेंज के अंदर आप डिलीवर नहीं कर सकते। हल मिड टर्म इलेक्शन है, जो भी जीते वो उसको मैंडेट मिले, उसको अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने का मौका मिले। इन हाउस चेंज में
آپ اپنے اتحادیوں کو ہی سنبھالنے میں رہیں گے، قوم کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤس چینج حل نہیں ہے، حل مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن سر ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے یہ لیے. بوتل کے کیس میں یا لائسنس دینے کے کیس میں نا، اس طلبی کے اندر اگر بزدار صاحب کو اڑا دیا گیا نا تو یہ آپ کے لیے شاید بہت بڑی وہ ہوگی. دیکھیں میری سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہی اب حل ہے. رانا صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں. تو یہ ان کی یادداشت کے لیے میں بتاؤں کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہوا ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وہ پھر آپ نو ان کو لسی یاد کانفیڈنس دلا مون رہے بھی ہیں. آ گئی ہے. آج بھی اگر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلڈوز نہیں ہونے دیں گے، یہ 17 جو کلاس ہے یہ کس کی سچویشن پہ ڈالی گئی، کس کی پروپوزل پہ ڈالی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں اسمبلی جو ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس سے پہلے طے ہوتی ہیں، اور میڈیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹیوں کو الائیو رکھنے کے لیے کہنی پڑتی ہیں، تو وہ مجبوریاں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے اور جو چیزیں ہیں وہ قوم کو صحیح بتائیں. ان کو ادھر ادھر کی نہیں مارنی چاہیے، جو چیزیں ہیں وہ کلیئر بتائیں کہ کس طرح انہوں نے یہ بل پہ رضامندگی ظاہر کی اور کس طرح یہ سارے معاملات ہوئے. میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ لکیلی کہ میں ادھر اسمبلی میں تھا. پی پی اور نون کے جنہوں نے امینڈمنٹ جمع کرائی تھی انہوں نے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی ہم یہ ودڈرا کرتے ہیں. آج ویسے تو ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے بھی نیب کارروائیوں اور نیب قانون پر تنقید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارا اپنے مخالفین کو چپ کرانے کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے. مطالبہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ قانون کو تبدیل کیا جائے. اور اس رائٹس واچ نے مزید یہ کہا کہ پاکستانی حکومت تنقید کرنے والوں کے خلاف نیب کا استعمال بند کر دے. سعد رفیق کی ججمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگی. آپ کے پروگرام میں 2-3 بار یہ بات ہوئی ہے. دیکھیے جب پارلیمنٹ میں لیجسلیٹو ہوتی ہے، انیکٹمنٹس ہوتی ہیں، کمیٹی سٹیج پہ بلز ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں، کنسنسس ایوالو کیا جاتا ہے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ، کوئی بھی بل ہو، پارلیمنٹری امینڈمنٹ ہو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، لیجسلیٹو انیکٹمنٹ ہو، تو اپوزیشن اپنی 10 12 15 ترامیم لاتی ہے، ایک وش لسٹ ہوتی ہے. اور یہ جب آپ ملکوں کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ چیزوں کو ایگری کرواتے ہیں، اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، کچھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ فورگو کر دیتے ہیں. یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے، یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن نے اپنی امینڈمنٹس وڈرا کر لیں. پلیز کریکٹ اٹ. اپوزیشن کی جو امینڈمنٹس ود کنسنسس ود دا گورنمنٹ ایگری ہو گئیں، جو ہم منیمم تھریشولڈ چاہتے تھے، منیمم سیف گارڈز چاہتے تھے، جیسے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سیف گارڈز ہیں، جیسے پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے، جیسے وہ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے اس کی 6 ماہ میں ہر 6 ماہ بعد وہ آپ نے رپورٹ ڈال آنی دیا ہے ہے. سینٹ ٹھیک ہے پارلیمان سر، میں. میرا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ، یہ ہوتا ہے، یہ پروسیس ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھیے جب بزدار صاحب کو لسی پلائی گئی نا تو پورے پاکستان میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. ہو گیا نا پنجاب میں لاک ڈاؤن 24 گھنٹے میں. میں آپ کی میموری ریوائنڈ کر رہا ہوں، 16 مارچ کو لے جا رہا ہوں یا 23 مارچ کو کہا گیا نا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا وہ پنجاب میں، کون سی کہیں اور لسی نہیں ہوتی ہے ہوگا. جس سے آپ لمبائی پھر خیر سے سو جاتے ہیں؟ بزدار صاحب کو تو وہ بھی لسی پلانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں آپ سے بات کروں اور یہ ہوگا کہ جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہی ہے. قریش صاحب السلام علیکم. کوئکلی سے کیا میں نے حال ریپ ہے؟ اپ کرنا ہے. قریش صاحب جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، بھائی جان یہ نیب کا چیئرمین آپ کا لگایا ہوا ہے، ہمارا تو اس میں چپڑاسی تک نہیں ہے. اور جو اگر ہم اگر اس کو پولیٹیکل کے لیے کرتے تو سبطین خان، علیم خان، اب عثمان بزدار صاحب، یہ سارے اپنے اپنے کیسز جائیں گے، فیس کریں گے. ہم کبھی کورٹ سے اسٹے نہیں لیں گے، ہم جائیں گے نیب میں جائیں گے اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے پھر واپس عوام کے پاس آئیں گے. آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر نومینیٹ کیا تھا اور اس وقت پی ایم ایل این نے ایگری کیا ٹھیک ہے تھا سر، ایز بالکل گورنمنٹ آپ کی پارٹی. بھی اس کے اندر اگریمنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے سر، رانا صاحب کوئکلی آخری سوال. سر آپ لوگ باہر بڑے شیر بنتے ہیں کہ اب بل پاس کرا کے دیکھنا، پھر اگلے دن جا کے پاس کر لیتے ہیں اور یہ سارے کام بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کس کا کمال ہے سر؟ یہ لسی کا کمال ہے، کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات بہت کلیئر ہے کہ ہم نے ہمیشہ عوامی مینڈیٹ پر آئے ہیں اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ملک کے لیے اچھی ہے اس کے اوپر ہم نے، اور یہ حیدر زمان صاحب نے جس طرح کہا، اس کے اوپر بڑے لمبے پارلیز ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو کنسنسس جہاں جہاں پر ڈیولپ ہوا اس کو ہم ہاؤس کے اندر ہم نے اس کو انڈورس کیا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب جو آگے والے دنوں میں حالات ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے آلریڈی تاجر جو ہیں سڑکوں پر ہیں، کسان آنے والے ہیں، سرکاری جو جتنے ایپ کا جتنی آپ تنظیموں کے نام لیں سب ابھی اپوزیشن ساتھ نہیں ہے، وہ نکلے ہوئے ہیں.
اور وہ صرف اور صرف ایک کال کا انتظار ہے، اور اگست کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے لیول پر ہلچل ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سر. وہ ہر کہتے 2 ہیں مہینے بعد ان کی ایک بات آ جاتی ہے، چلیں اب بس دیکھتے ہیں اس پہ خوش رہنا چاہیے ان کو، چلیں لیکن اس وہ خوش کہتے فہمی ہیں میں آپ نہ بھی خوش رہیے، آپ بھی خوش رہے، یہ حالات حکومت بہتر ہیں، امید مزید پہ بہتر قائم ہو رہے جائیں گی گے۔ یا ڈیلیوری اور پرفارمنس پہ قائم رہے گی؟ بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے، بیکاز ایک ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں بقول اپوزیشن. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ I'll see you all on Monday. Take care of yourselves. Good night. اللہ حافظ.